नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। एनडीटीवी के पास भटंडा केस की एफआईआर की कॉपी है जो सेना के मेजर ने दर्ज कराई। एफआईआर सुबह 4:30 बजे की है और मेस में फायरिंग की खबर मिली। कुर्ता पजामा पहने कुछ अज्ञात लोग दिखे और एक शख्स के पास इंसास राइफल थी। दूसरे शख्स के दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये एफआईआर की बात उसमें सामने आई है। तो ये अपने आप में बहुत अहम है कि किस तरह से ये पूरा वाक़या हुआ। बहुत संवेदनशील मामला है, लेकिन एनडीटीवी को एफआईआर की वो कॉपी मिल गई है जिसमें ये अहम जानकारियां सामने आई हैं कि किस तरह से दो अज्ञात लोग थे जो आए, कुर्ता पजामा पहना हुआ था, मुंह ढका हुआ था मास्क से और उनके हाथ में इंसास थी और एक हाथ में कुल्हाड़ी थी। तो राजीव, अब इस रात के 8 बज गए हैं, क्या अपडेट है इस मामले में? राजीव, इस मामले में क्या अपडेट है आपके पास? और आइए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कर्नाटक में घमासान मचा हुआ है। कई बीजेपी नेता और उनके समर्थक टिकट कटने से नाराज हैं। टिकट ना मिलने पर भी चुनाव लड़ेंगे। जगदीश शेट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के। लक्ष्मण साध्वी ने तो प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे यहाँ के। महादेवप्पा टिकट ना मिलने से नाराज है। महादेवप्पा की जगह चिक्का रेवन्ना को टिकट दिया है। ईश्वरप्पा के समर्थकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ईश्वरप्पा से एक तरह से कहा गया आप ना चुनाव लड़े, क्योंकि उनका नाम एक तरह से भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया था। मामला कोर्ट में है। वो तैयार हो गए थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक तरह से इसे बीजेपी की रणनीति माना गया। विपक्ष का जो आरोप था कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी काट देखा गया। लेकिन कई बड़े दिग्गज हैं इसमें जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पहली बार ऐसे मुखर तौर पर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जगदीश शेट्टर, आपको बता दें, इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। पहले उनकी मुलाकात मंत्री प्रहलाद जोशी से हुई, फिर उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने वो खुश होकर नजर आए बाहर। आइए सुनते हैं उनका कहना क्या है। I met National President JP Nadda ji and I explained everything about my constituency and I expressed that I am going to contest being as a senior leader and ex-chief minister. I expressed my view that I am going to contest election and last 6 consecutive election I got elected. So give me another opportunity, and everything is explained, and accordingly he expressed that he is going to discuss with other leaders and will come to the conclusion. और एनडीटीवी से बात करते हुए भारतीय बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि जो फैसले पार्टी ने किए वो भलाई के लिए किए गए हैं। पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में जमीन से जुड़े हुए आम बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड तक हर लेवल पे और मल्टीपल लेवल्स पे डिस्कशन होते हैं। हर प्रकार के इश्यूज को, डायमेंशंस को चर्चा करने के बाद ही निर्णय होते हैं। पार्टी ये सब सेंसिटिविटीज को मैनेज करते हुए हर प्रकार के डिसीजन पार्टी लेगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आप जो इश्यू हाईलाइट कर रहे हैं, इन सभी इश्यूज में भी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और पार्टी के कार्यकर्ता दोनों साथ में मिलकर पार्टी के हित दृष्टि से, पार्टी के भलाई के दृष्टि से जो निर्णय करना पड़ेगा वो पार्टी करेगी। तो 2024 लोकसभा चुनावों से पहले जो विपक्षी खेमा है वो सक्रिय हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए हैं
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनके साथ हैं। उनकी मुलाकात आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई। राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद उस बैठक में मल्लिकार्जुन आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन 2024 में विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा, इस पे फिलहाल सब मौन है। मिशन 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा, जब यह सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ जोड़ दिए। करीब 6 महीने बाद विपक्षी एकता की कोशिश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में दिखे। नीतीश और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग में राहुल गांधी के साथ ही सलमान खुर्शीद, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और राजद के मनोज झा मौजूद रहे। ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। पिछली बार बिहार में बीजेपी से संबंध तोड़कर राजद के साथ सरकार बनाने के बाद जब नीतीश दिल्ली आए थे तो करीब करीब सारे विपक्षी नेताओं से मिले थे। एजेंडा बस एक ही था, बीजेपी को सबके साथ मिलकर हराना है। नीतीश के साथ कई विपक्षी नेताओं के बेहतर रिश्ते हैं, लिहाजा नीतीश को इस जिम्मेदारी दी गई है कि इस कुनबे में और दलों को जोड़े। हालांकि संसद सत्र के दौरान जब सारे विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एक साथ थे तब भी इस तरह की कोशिश की गई थी। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है। कांग्रेस के लिए बैठक कितनी अहम थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। अब जोर 2024 पर है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों में कैसे विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के विजयी रथ को रोक पाएगा। यह सही है कि विपक्षी एकता की राह में बहुत सारे रोड़े हैं, इतने यह कि यह असंभव जान पड़ती है। लेकिन राजनीति की एक परिभाषा यह भी है कि यह असंभव को साधने का काम यह है। अब सवाल यह है कि इतनी सारी कोशिशों से एकता संभव होती है या नहीं। नई दिल्ली में मुरसलीन और सचिन गुप्ता के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो कुछ देर पहले दिल्ली में नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। दोनों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। अब आज देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करना। एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अब शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। और राजस्थान में भी घमासान थमा नहीं है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कल सुबह
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान संकट पर अपनी लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी के प्रभारी की लिखित रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद राहुल गांधी सोनिया गांधी से इस मसले पर समीक्षा करेंगे। और कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने जो अनशन किया है वो एंटी पार्टी एक्टिविटी थी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, ये कार्रवाई की बात कितनी मजबूती से कही जा रही है, क्योंकि जब एंटी पार्टी एक्टिविटी कल बोला भी जब कहा गया था, उसके बाद सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर कोई प्रहार या वार या कोई बयान नहीं दिया था, तो अपने आप में उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत ही संवेदनशील मसला है कांग्रेस लीडरशिप के लिए, और हमने देखा है पिछले 2 साल में कई बार कांग्रेस हाईकमान को फायर फाइटिंग करनी पड़ी है राजस्थान में, और इसलिए ये फैसला किया गया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले समीक्षा करेंगे। जो लिखित रिपोर्ट सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्हें सौंपने वाले हैं, उस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ वो बातचीत करेंगे, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया है। क्योंकि अब तक राजस्थान में सरकार के गठन से लेकर जो कुछ भी घटनाक्रम रहा है, उस विवाद को सुलझाने की कोशिश सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्तर पर हुई है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष बने उससे पहले ये विवाद हुआ था। इसलिए ये तय किया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कुछ भी रिपोर्ट कांग्रेस प्रभारी की तरफ से उन्हें सौंपी जाती है, उस पर आगे कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राय लेना चाहते हैं, और इसकी समीक्षा वो करेंगे कांग्रेस में हाईएस्ट लेवल पर, और उसके बाद वो कुछ फैसला करेंगे। मुश्किल ये है कि 14, 15 और 16 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में नहीं होंगे, इसलिए संभव है कि कल देर शाम तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बातचीत करके वो आगे की कोई रणनीति तय कर सकते हैं। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि अभी ये तय नहीं किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि क्या वो सचिन पायलट से भी चाहते हैं कि वो आकर स्पष्टीकरण करें या कोई समन उनको जारी किया जाए। फिलहाल अभी तस्वीर साफ नहीं है, और ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में क्या सोचते हैं और वो क्या सुझाव देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि उनसे उनकी राय लेकर ही कांग्रेस अध्यक्ष इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस लीडरशिप में नाराज़गी है। जिस तरह से बार बार सचिन पायलट को कहा गया कि उन्हें अनशन नहीं करना चाहिए, पहले पार्टी लीडरशिप पार्टी फोरम में बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पार्टी की बात अनसुनी कर दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस जानकारी के लिए। अब देखना होगा कल सुबह क्या निर्णय लिया जाता है। बहरहाल, इससे पहले आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए सचिन पायलट के अनशन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, महंगाई से जनता को राहत दिलाना। कोई क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा काम किया है। आपको बता दें, कल सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। ये मैं कह चुका हूँ, आपको कहना चाहूँगा, मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है, और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान। बहरहाल, राजस्थान को आज पहली वंदे भारत की सौगात मिली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत पर चुटकी लेते हुए कहा है कि वो अभी राजनीतिक आपाधापी से गुजर रहे हैं और राजनीतिक संकट होते हुए भी कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो 2-2 हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो 2-2 हाथ में लड्डू है।
भारत की महंगाई कुछ कम हुई है, औद्योगिक उत्पाद बढ़ा है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 15 महीने में सबसे कम हुई है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में 5.66% हुई, फरवरी में ये 6.44% थी। खाद्य मुद्रास्फीति 4.79% हुई, फरवरी में ये 5.95% थी। सब्जियों, खाद्य तेलों के दाम घटे हैं। विशेष है कि दूध, सोने के बढ़ते दाम चिंता का विषय। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं महंगाई रिजर्व बैंक के 2% से 6% बैंड ऑफ टॉलरेंस के बीच है। मार्च में ग्रामीण मुद्रास्फीति 5.51% थी और शहरी मुद्रास्फीति 5.89%। ग्रामीण मुद्रास्फीति 9 महीनों में पहली बार शहरी मुद्रास्फीति से कुछ कम हुई है। भारत का औद्योगिक उत्पाद फरवरी में 5.6% तो बढ़कर जनवरी में ये 5.2% था। बिजली विकास, उत्पादन विकास में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है। म्यांमार में सेना के हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये लोग म्यांमार में मिलिट्री शासन के विरोध में हो रहे समारोह में हिस्सा ले रहे थे। म्यांमार की सेना ने कहा है कि इस समारोह को विद्रोहियों ने आयोजित किया। अगर हमले में आम लोग भी मारे जाते हैं तो उसकी वजह यह है कि उन्हें विद्रोहियों की मदद के लिए मजबूर किया गया। संयुक्त राष्ट्र भी म्यांमार में हुए इस हमले की निंदा की है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 से मिलिट्री शासन चल रहा है। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर ऑंग सान सू की को समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया था। और अमेठी के आरिफ और उनका दोस्त बना सारस एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। दोनों की दोस्ती इस बार नजर आई कानपुर के चिड़ियाघर में, जहां आरिफ अपने बेजुबान दोस्त सारस को देखने पहुंचे। आरिफ को देखते ही बाड़े में सारस खुशी से चहकने लगा और लगातार चक्कर काटता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंसान और बेजुबान पक्षी के बीच कितना गहरा रिश्ता है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी आरिफ और सारस को मिलाने के समर्थन किया है। वरुण गांधी ने आरिफ और सारस की दोस्ती का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है। और इसी के साथ न्यूज़ एट 8 में इतना ही। नमस्कार।